गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। Good morning, students. You are most welcome in my second class of the chapter Nationalism in Europe. In this class, we will discuss about the background story before nationalism in Europe. इस क्लास में हम लोग इस बात को देखेंगे कि यूरोप में नेशनलिज्म आने के पहले तक वहां की स्थितियां क्या थी। यहां पे हम लोग कुछ पेंटिंग्स की बात करेंगे और यहां पे कुछ फिलोसफर्स की बात करेंगे, कुछ पेंटर्स की बात करेंगे। सो दिस इज the background of the story, the nationalism in Europe. So this is very important and I request you, you must listen this class carefully. In 1848, Frederic Sorio, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics, as he called them. In 1848, Frederic Sorio, a French artist. Frederic Sorio was a French artist and he prepared a series of 4 paintings in 1848. And he dreamed through his paintings a world made up of democratic and social republics. The first print of the series shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. The first print of the series shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. Artists of the time of French Revolution personified liberty as a female figure. The Statue of Liberty had torch of enlightenment, spears in one hand and the charter of the right of man in other. Once again, I like to explain you this paragraph. This is very important. In 1848, Frederic Sorio, a French artist. 1848 में फ्रेडरिक सोरियो नाम का फ्रांस का एक पेंटर, फ्रेंच आर्टिस्ट, एक पेंटर है। उसने 4 पेंटिंग्स बनाए और अपने पेंटिंग के माध्यम से फ्रेडरिक सोरियो ने एक ऐसी दुनिया की कल्पना किया जो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक है। डेमोक्रेटिक का मतलब प्रजातंत्र और रिपब्लिक का मतलब बताइए, गणतंत्र। प्रजातंत्र का मतलब हुआ कि एक ऐसा देश, एक ऐसा समाज जहां के शासक जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से बने, और रिपब्लिक का मतलब कि एक ऐसा समाज या एक ऐसा देश जिसका शासन प्रशासन लिखित हो, रिटेन हो। तो 1848 में फ्रेडरिक सोरियो नाम का एक फ्रांस का पेंटर ने 4 पेंटिंग्स बनाए और अपने इस पेंटिंग के माध्यम से उसने एक ऐसा आइडियल सोसाइटी का कल्पना किया, सपना देखा जो रिपब्लिक है और डेमोक्रेटिक है। इज दैट क्लियर? तो आइए सबसे पहले हम उसका फर्स्ट पेंटिंग की बात करते हैं। पहला पेंटिंग में उसने क्या दिखाने की कोशिश किया है, क्या चीज को पेंट किया उसने। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज
shows the people of Europe and America. फर्स्ट पेंटिंग में अमेरिका और यूरोप के लोगों को उसने दिखाया। फ्रेडरिक सोर्यू ने फर्स्ट पेंटिंग में अमेरिका और यूरोप के लोगों को उसने दिखाया। He showed the people of America and Europe in his first painting, men and women of all ages and social classes. स्त्रियों को दिखाया, पुरुषों को दिखाया, समाज के सभी वर्ग के लोगों को दिखाया। समाज के सभी वर्ग के लोगों को उसने दिखाया। पुरुष, स्त्री, रिच, पुअर, सभी लोग, ये सभी लोग एक ट्रेन के जैसा कतारबद्ध होकर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने जाकर नतमस्तक होते हैं और होमेज प्रदान करते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपको पता ही होगा, आपने नाम सुना है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। दिस इज वन ऑफ द वंडर्स, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। उस समय फ्रांस के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने लिबर्टी को एक फीमेल फिगर के रूप में दिखाया। द आर्टिस्ट ऑफ द फ्रांस ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन रिप्रेजेंटेड द लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। The Statue of Liberty had torch of enlightenment in one hand. The Statue of Liberty had torch of enlightenment in one hand and charter of right of man in other. Statue of Liberty के हाथ में 2 चीजें आपको देखने को मिलेगा, दोनों हाथों में। एक हाथ में उसने टॉर्च लिया हुआ है और दूसरे हाथ में उसने पुस्तक लिया हुआ है, किताब धारण किया हुआ है। जैसे ये किताब है, सपोज दैट ये मोबाइल है, किताब है, और मैं आपको बता दूं ये टॉर्च है, उसने एनलाइटमेंट ऑफ टॉर्च, ये एनलाइटमेंट ऑफ टॉर्च है और ये किताब है, धारण किया हुआ है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो दिस वाज द विजन ऑफ फ्रेडरिक सोर्यू एंड दिस वाज द फर्स्ट पेंटिंग। आइए इसके आगे इस पेंटिंग में क्या क्या बातें थी उसको भी देख लें जरा। द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज। ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर, इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाइक द सैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज, इमेज के जो सबसे लोअर पार्ट है, नीचे जमीन पर, वहां पर आप देखेंगे द रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस का मलबे पड़े हुए हैं। मैंने आपको फर्स्ट में पहला क्लास में मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है। इन सोर्यूज यूटोपियन विजन द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर grouped as distinct nations identified through their flags and national customs. In Soryu's utopian vision, यूटोपियन विजन का मैं ऑलरेडी आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। यूटोपियन विजन का मतलब कि एक ऐसा समाज की कल्पना करना जो अभी नहीं है, भविष्य में हो सकता है। फ्रेडरिक सोर्यू ने जिस समय 1848 में इस प्रिंट को बनाया, उस समय पूरे यूरोप में मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था। तो उस समय फ्रेडरिक सोर्यू ने जो पेंटिंग बनाया, अपने पेंटिंग के माध्यम से उसने दिखाया कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ध्वस्त हो जाएंगे और एक ऐसा समाज बनेगा, एक ऐसा देश बनेगा जो सोशल डेमोक्रेटिक होगा और सोशल रिपब्लिक होगा। So, in Soryu's utopian vision, the people of world are grouped as distinct nations. सोर्यूज ने अपने उस पेंटिंग के माध्यम से यह बताने की कोशिश किया है, दिखाया कि संसार के जितने भी देश हैं और उस देश में रहने वाले जितने लोग हैं
वे सभी एक डिस्टिंक्ट नेशन में बदल गए हैं। उनका अपना झंडा है, उनका अपना फ्लैग है और उनका अपना नेशनल कॉस्ट्यूम है। कॉस्ट्यूम का मतलब कपड़ा, ड्रेस। फ्रेडरिक सोरियो ने दिखाया कि दुनिया के जो लोग हैं वे किस रूप में हैं, एक नेशन के रूप में ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। उनका अपना एक नेशनल फ्लैग है और उनका अपना एक नेशनल ड्रेस भी है। उसमें वे ड्रेस पहनकर अपने अपने झंडे को लेकर और एकदम लाइन से जा रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास हमेश करने के लिए। सो दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फ्रेडरिक सोरियो's पेंटिंग ऑफ 1848. He prepared a painting of for a series of 4 paintings. Leading the procession, भाई इतनी बड़ी प्रोसेशन है, जुलूस है, तो कोई ना कोई तो लीड करेगा। So leading the procession, we passed the Statue of Liberty are the United States and Switzerland, which by this time were already nation states. इस जलसे का नेतृत्व यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और स्विट्जरलैंड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एट दैट टाइम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड स्विट्जरलैंड had become already the nation states. Is that clear? So United States of America and Switzerland led this procession because at that time 1848 both the countries became nation states. France, identifiable by the revolutionary tricolor, had just reached the statue और उसके पीछे फ्रांस स्टैच्यू के पास पहुंचने ही वाला है। फ्रांस अपना ट्राइकलर मीन्स तिरंगा, जैसे हमारे देश भारत का जो झंडा है जिसे हम लोग ट्राइकलर तिरंगा कहते हैं, उसी प्रकार से फ्रांस का जो फ्लैग है वो भी ट्राइकलर था उस समय। तो फ्रांस भी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंचने ही वाला है, क्योंकि वह अभी नेशन स्टेट तो नहीं बना लेकिन बन जाएगा, बनने ही वाला है। Says followed by the people of Germany. फ्रांस के पीछे जर्मनी के लोग हैं, bearing the black, red and gold flag, जिनके पास ब्लैक, रेड और गोल्ड कलर का फ्लैग है। Interestingly, at this time when Sorio created this image, the German people did not yet exist as a united nation. जिस समय फ्रेडरिक सोरियो ने इस पेंटिंग को बनाया उस समय जर्मनी में किसी भी प्रकार का नेशनलिज्म की बात नहीं थी और वह नेशन स्टेट नहीं बन पाया था। बात समझ में आ रही है? सबसे आगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके पीछे स्विट्जरलैंड, उसके पीछे फ्रांस, उसके पीछे जर्मनी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और स्विट्जरलैंड ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके हैं, फ्रांस बनने ही वाला है और उसके पीछे जर्मनी, और भी उसके ढेर सारे पीछे देश हैं जो अभी नेशन स्टेट नहीं बन पाए हैं। Interestingly, at the time when Sorio created this image, the German people did not yet exist as a united nation. The flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation state under democratic constitutions. चूंकि जर्मनी ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग लेकर आया है, इसका मतलब यह हुआ कि जर्मनी अभी नेशन स्टेट नहीं बना, लेकिन जर्मनी में ढेर सारे प्रिंसिपैलिटीज हैं, ढेर सारे लोग हैं, ढेर सारे ग्रुप्स हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, इसलिए वे 3 फ्लैग को लेकर के वहां पर आ गए। इज दैट क्लियर? जर्मनी अभी नेशन स्टेट नहीं बना 1848 में, जब फ्रेडरिक सोरियो ने इस पेंटिंग को बनाया। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स। उनका जो फ्लैग है इस बात को एक्सप्रेस करता है कि एक हमारा लिबरल होप है, आशा है
है ना, टू यूनिफाई द नंबरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज इनटू अ नेशन स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस। जर्मनी के लोगों को इस बात की आशा है कि वे भी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर तहत एक नेशन स्टेट बन जाएंगे। फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। अब जर्मनी के पीछे कौन है? ऑस्ट्रिया है। आई ऑलरेडी डिक्लेयर हियर ऑस्ट्रिया एंड ऑस्ट्रेलिया, बोथ द डिफरेंट थिंग। Austria is situated in Europe and Australia is a country as well as island and continent situated in southern hemisphere. तो जर्मनी के पीछे कौन खड़ा है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के पीछे कौन खड़ा है? द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। टू सिसिलीज के पीछे कौन खड़ा है? लोम्बार्डी। लोम्बार्डी के पीछे पोलैंड। पोलैंड के पीछे इंग्लैंड। इंग्लैंड के पीछे आयरलैंड। आयरलैंड के पीछे हंगरी एंड हंगरी के पीछे रसिया। तो ये सारे जो कंट्रीज बाद में आ रहे हैं, ये अभी नेशन स्टेट नहीं बने हैं। यहां पे अभी पूर्ण रूप से मोनार्कियल फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट गवर्नमेंट चल रहा है, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। एबव क्राइस्ट, सन एंड एंजल गेज अपॉन द सीन। They have been used by the artists to symbolize fraternity among the nations of the world. फ्रेडरिक सोरियो ने अपने पेंटिंग में सबसे ऊपर अपर पार्ट में दिखाया, क्या दिखाया? कि वहां से जेसस क्राइस्ट ये सारी चीजों को देख रहे हैं, सेंट, एंजल्स वो सभी देख रहे हैं इस पूरे सीन को। तो इस पेंटिंग के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि उस समय के जो पेंटर्स थे, आर्टिस्ट थे, वो क्या सोचते थे। सो दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। इस पेंटिंग के माध्यम से फ्रेडरिक सोरियो ने यह बताने की कोशिश किया कि दुनिया के जितने देश हैं वो सब भाईचारे के साथ एक साथ मिल करके रहेंगे। फ्रेटर्निटी का मतलब बंधुत्व होता है, भाईचारा होता है। So in this chapter we will look at the diverse processes through which nation states and nationalism came into being in 19th century Europe. तो इस लेसन में हम लोग देखेंगे कि यूरोप में जो नेशनलिज्म का प्रोसेस है वो कैसे आया। So this was the end of my second class. This was the end of my second class. So first of all, I would like to give you lots of thanks because you have heard my class, heard my speech very carefully, and I think you are very sincere about my lectures. So this was the second lecture on nationalism in Europe, the first lesson of history of class 10. Now I am feeling very happy to tell you that our third class on history will be the French Revolution and the idea of nation. In my third class, I will explain you the French Revolution and the idea of nation. हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करेंगे और आइडिया ऑफ नेशन की बात करेंगे। ये थर्ड क्लास में बात करेंगे, इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारा थर्ड क्लास को जरूर देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।